जीके कॉम्पिटिशन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से ही जानकारी है, हम अपने चैनल पर हिंदी की क्लासेस चला रहे हैं दोस्तों, और उन हिंदी की क्लासेस में दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो संधि का चल रहा है। संधि के टॉपिक में जो हमारा भाग चल रहा है दोस्तों उस समय वो व्यंजन संधि का चल रहा है। और हिंदी की दोस्तों अब तक हमारी लगभग 30 क्लासेज हो चुकी हैं। आज की जो लेक्चर है हमारा, जो आज की क्लास है दोस्तों 31वीं क्लास है, यानी अब तक हमने हिंदी की 30 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं दोस्तों। बाकी की पिछली क्लासेस देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर, हिंदी व्याकरण नामक एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाकर बाकी की पिछली जितनी भी 30 क्लासेज हैं दोस्तों क्रम से एक तरफ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक की तरफ चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आपको पता होगा पहले से कि व्यंजन संधि चल रही है। तो दोस्तों व्यंजन संधि की पिछली क्लासेज में दोस्तों हमने व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम पहले ही करा दिए हैं। आज हम उसके बाद के हम कह सकते हैं उस नेक्स्ट अगले जो नियम है उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा नियम स्टार्ट होने वाला है दोस्तों व्यंजन संधि का। तो आज इस व्यंजन संधि के इस टॉपिक में दोस्तों हम व्यंजन संधि का जो अगला नियम पढ़ेंगे वो आगम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारा अगला नियम है व्यंजन संधि का नियम नेक्स्ट अगला है दोस्तों, वो है दोस्तों आगम व्यंजन संधि। कौन सा है दोस्तों? आगम व्यंजन संधि का। आगम व्यंजन संधि का दोस्तों, आगम व्यंजन संधि हमारा अगला नेक्स्ट नियम है व्यंजन संधि का। तो आज के इस टॉपिक में हम आगम व्यंजन संधि के बारे में आपको बतलाते हैं दोस्तों कि हमारे व्यंजन संधि पढ़ते समय दोस्तों प्रथम पद, हम ये कौन सा हमारा दोस्तों फर्स्ट पद है, फर्स्ट पद का अंतिम वर्ड, और हम कह सकते हैं द्वितीय पद सेकंड पद का हमारा प्रथम पद वर्ड। तो दोस्तों फर्स्ट पद के अंतिम वर्ड में और सेकंड पद जो द्वितीय पद होता है हमारा, अंतिम पद होता है, उत्तर पद होता है उसका प्रथम वर्ड, इन दोनों वर्णों के बीच में व्यंजन संधि के अंतर्गत दोस्तों 3 वर्णों का आगम होता है। कितने वर्णों का आगम होता है? 3 वर्णों का आगम होता है। जिनको कौन कौन से वर्ण है दोस्तों? एक चा का आगम होता है, एक सा का आगम होता है और एक सा का आगम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी व्यंजन संधि पढ़ते समय हमारे 3 नियम होते हैं दोस्तों। 3 नियमों के अंतर्गत 3 वर्णों का आगम होता है। एक होता है हमारा चा, एक होता है सा और एक होता है सा। इसी आधार पे दोस्तों हम जो आगम व्यंजन संधि होती है दोस्तों, इस आगम व्यंजन संधि के हम 3 भेद करते हैं। कितने भेद करते हैं दोस्तों? 3 भेद करते हैं इसी आधार पे। तो कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों आगम व्यंजन संधि में इस नियम के अकॉर्डिंग? तो आगम व्यंजन संधि के दोस्तों चा से, यानी चा का आगम हो रहा है। आगम के बारे में मैंने दोस्तों पिछली क्लासेज में पहले ही बता दिया है। आगम क्या होता है कि किसी शब्द में किसी नए वर्ड का आ जाना, जुड़ जाना, किसी नए वर्ड का जुड़ जाना, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है? आगम होता है। तो आगम व्यंजन संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि में केवल 3 वर्णों का आगम होता है, चा, सा और सा। इन्हीं तीनों वर्णों से व्यंजन संधि के, आगम संधि के कह सकते हैं हम 3 नियम बनते हैं, और इन्हीं आधार पर हम आगम व्यंजन संधि को 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला जो हमारा भाग है दोस्तों चा से बनता है चागम संधि। क्या बनता है दोस्तों? चागम व्यंजन संधि। और सा से बनता है दोस्तों हमारा सागम व्यंजन संधि। और इस सा से बनता है दोस्तों हमारा सागम व्यंजन संधि। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी हिंदी में जो व्यंजन संधि होती है वो आगम व्यंजन संधि होती है। उस आगम व्यंजन संधि के 3 उपभेद होते हैं, चागम व्यंजन संधि, सागम व्यंजन संधि और सागम व्यंजन संधि। आज जो हमारा ये नियम चल रहा है वो व्यंजन संधि के आगम संधि का चल रहा है दोस्तों। तो बात समझना दोस्तों के प्रथम वर्ण का पहला वर्ड, प्रथम वर्ड का अंतिम वर्ण, हम कह सकते हैं लास्ट वर्ड, और जो उत्तर पद होता है इसका क्या है दोस्तों? पहला पद यानी फर्स्ट पद, जो फर्स्ट वर्ड होता है। इन दोनों वर्णों के मध्य में 3 वर्णों का आगम होता है। वो वर्ड कौन कौन से? चा, सा और सा। इन 3 वर्णों से ही 3 आगम व्यंजन संधियां बनती हैं, चागम व्यंजन संधि, सागम व्यंजन संधि और सागम व्यंजन संधि। और इन तीनों नियमों के दोस्तों 3, हम कह सकते हैं तीनों संधियों से 3 नियम भी बनते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों चागम व्यंजन संधि के बारे में। हमारा जो पहला नियम है, जो हमारा पहला उपभेद है वो है दोस्तों चागम व्यंजन संधि का। कौन सा दोस्तों? चागम व्यंजन संधि का। दूसरा उपभेद है सागम व्यंजन संधि का, और तीसरा उपभेद है दोस्तों हमारा सागम व्यंजन संधि का। तो चागम व्यंजन संधि पढ़ते समय दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चागम व्यंजन संधि में क्या होता है कि हमारा जो पहला भेद है इसमें, इसके अकॉर्डिंग इस नियम में क्या होता है दोस्तों कि
जब स्वर के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, छ का आगम हो जाए, छ वर्ड आए। जब स्वर के बाद में कौन सा वर्ड आए दोस्तों, छ आए, तो इस योग चिन्ह के स्थान पे किस वर्ड का आगम होता है दोस्तों, चा वर्ड का आगम होता है, चा वर्ड का आगम होता है। ये नियम है दोस्तों। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं अगर छा से पहले कोई भी स्वर आता है तो योग चिन्ह के स्थान पे इन दोनों वर्णों के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों, चा वर्ड का आगम हो जाएगा। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि ये अंतिम वर्ड प्रथम पद का, और हम कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तर पद का ये कौन सा है दोस्तों, हमारा पहला पद। इन दोनों के मध्य में क्या आ रहा है, योग चिन्ह आ रहा है दोस्तों। अगर इन दोनों के मध्य में क्या आ रहा है दोस्तों, ये स्वर आ रहा हो, और इधर क्या आ रहा हो दोस्तों, स्वर के अलावा इधर क्या आ रहा हो, छा आ रहा हो, तो इन दोनों के मध्य में क्या आ जाएगा दोस्तों, चा का आगम हो जाएगा, चा ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों, उदाहरणों की बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसका एग्जाम्पल्स जैसे हम ले लेते हैं कि अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। अब देखो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, स्वर है। अगर ना का हम अलग करें दोस्तों, ना में कौन सा ऊ निकलेगा, छोटा ऊ निकलेगा, पीछे हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, छा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं छा से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, स्वर आ रहा है। इस वैसे इस योग चिन्ह के स्थान पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, केवल चा कर देंगे। अब देखना दोस्तों क्या है, हम बाकी का वर्ड जो कि तो ही लिख देंगे, अनु लिख दिया हमने दोस्तों, क्योंकि ऊ के बाद में छा आ रहा है, यानी स्वर के बाद में छा आ रहा है, तो योग चिन्ह के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, चा लिख दिया। और जब चा में हलंत लगा हुआ है दोस्तों, तो आधा चा लिखेंगे, इसकी खड़ी पाई हटा देंगे, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, छेद लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अनुच्छेद। इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या होता है, चागम संधि के उदाहरण होते हैं, इस टाइप के उदाहरण होते हैं। और भी हम उदाहरण करते हैं दोस्तों, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं अनुच्छेद के। जैसे हम कह सकते हैं अनुच्छेद के अलावा दोस्तों हमारा होता है एक एग्जांपल्स v प्लस छेद। क्या होता है दोस्तों, v प्लस छेद, ई के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, छ आ रहा है, तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, चा का आगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, विच्छेद हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों तरुधन छाया, क्या कर सकते हैं दोस्तों, तरुधन छाया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे तरु छाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तरु छाया हो जाएगा। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं छत्र प्लस छाया, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, छत्र प्लस छाया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, आ के बाद में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, छत्र जो की तो लिख देंगे, इस योग चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा, चा का आगम हो जाएगा, पीछे हमारा क्या है, छा, छाया लिख देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, छत्र छाया हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों आ प्लस छादन, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आ प्लस छादन। तो यहाँ पे आ के बाद में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो दोस्तों योग चिन्ह के स्थान पे हम क्या कर देंगे, चा का आगम, पीछे हम क्या लिख देंगे, आच्छादन, क्या लिख देंगे दोस्तों, आच्छादन लिख देंगे। जैसे हम फोर भी एग्जाम्पल्स और भी है हमारे, हम एक एग्जाम्पल्स ये ले लें, आ प्लस छन्न, आ प्लस छन्न, स्वर के बाद में क्या आ रहा है, छा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आच्छन्न, क्या हो जाएगा, आच्छन्न। और आच्छन्न का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आच्छन्न का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ढका हुआ, यानी ढका हुआ, किसी चीज को हम ढक देते हैं, कोई बर्तन है वो ढका हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि वो कपड़े से आच्छन्न है, कपड़े से अच्छा देते हैं, यानी वो कपड़े से ढका हुआ है। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है दोस्तों, ये चागम संधि के क्या है, ये नियम है दोस्तों चागम संधि का, और ये क्या है दोस्तों, उदाहरण है। तो याद रखना, अगर स्वर के बाद में क्या हो दोस्तों, छा का आगम हो, क्या आए दोस्तों, स्वर के बाद में छा वर्ड आए, तो योग चिन्ह के स्थान पे किस वर्ड का आगम हो जाएगा, चा वर्ड का आगम हो जाता है। बहुत ही अच्छा नियम है दोस्तों, इजिली है, ज्यादा टफ भी नहीं है, आप इनको सीधे सीधे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा नियम है सागम व्यंजन संधि का। देखो दोस्तों सागम व्यंजन संधि की बात करें, हमारा सेकंड नियम की तरफ चलते हैं हम। जो हमारा दूसरा नियम है दोस्तों सागम व्यंजन संधि का, इसके बारे में अगर हम बात करें दूसरे नियम के बारे में, यानी दूसरी व्यंजन सागम व्यंजन संधि के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें ये बताया गया है दोस्तों, इसका एक नियम होता है दोस्तों, अगर परि उपसर्ग के बाद में एक उपसर्ग होता है दोस्तों हमारा परि, कौन सा उपसर्ग होता है दोस्तों, परे उपसर्ग होता है। हम कह सकते हैं कि जैसे दोस्तों परे उपसर्ग, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक उपसर्ग है, ये क्या है दोस्तों, उपसर्ग है। इस उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए दोस्तों, कोई भी कृदंत धातु आ जाए, कोई भी कृदंत प्रत्यय आ जाए, जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों कार, कृत, कृति, कारक, ठीक है दोस्तों, कोई भी कृदंत प्रत्यय आ जाए, जैसे कार, कृत, कृति, कारक, ठीक है दोस्तों, करण, कर्ता, करण,
कर्ता क्रिया। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज आ जाए हम कुल मिला के कह सकते हैं कि योग चिन्ह के बाद में हम कह सकते हैं दोस्तों, इस योग चिन्ह के बाद में कोई भी कृदंत प्रत्यय आ जाए, इनको क्या बोलते हैं? कृदंत प्रत्यय बोलते हैं दोस्तों। कोई भी कृदंत प्रत्यय आ जाए, ये हमारे कृदंत प्रत्यय हैं दोस्तों। और कृदंत प्रत्ययों से पहले, योग चिन्ह से पहले क्या हो दोस्तों? परि उपसर्ग हो, तो क्या होगा दोस्तों? योग चिन्ह के स्थान पे सा का आगम हो जाता है। तो योग चिन्ह के स्थान पे किसका आगम हो जाएगा दोस्तों? सा का आगम हो जाएगा। नियम के अकॉर्डिंग ये चीज होती है दोस्तों। बाकी के शब्द इसकी ये सब जो भी तो ही रहेंगे, पिछले शब्द भी जो भी तो ही रहेंगे, केवल इस योग चिन्ह के स्थान पे इन दोनों शब्दों के बीच में हम कह सकते हैं प्रथम वर्ड और द्वितीय वर्ड के बीच में कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा? स वर्ड जुड़ जाएगा। आगम का तात्पर्य होता है कि प्रथम वर्ड और द्वितीय वर्ड के मध्य में, प्रथम पद और द्वितीय पद के मध्य में किसी नए वर्ड का जुड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों? आगम कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम पद और द्वितीय पद के मध्य में हमारा कौन सा वर्ड जुड़ जाएगा? सा जुड़ जाएगा। कब? जब परि उपसर्ग के बाद में कोई भी क्या हो? कृदंत प्रत्यय आए। कोई भी कृदंत शब्द धातु कोई भी कृदंत प्रत्यय आए तो हम क्या करेंगे दोस्तों? योग चिन्ह के स्थान पे सा का आगम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों, परिधन कार। सबसे पहले हम कार को ही ले लेते हैं दोस्तों, फिर हम दूसरा ले लेते हैं परिधन कृत, परिधन कृत। फिर हम तीसरा वर्ड ले लेते हैं दोस्तों परिधन कृति, परिधन कृति। फिर चौथा वर्ड ले लेते हैं दोस्तों हम परिधन कारक, परिधन कारक। फिर हम दोस्तों पांचवा वर्ड ले लेते हैं परिधन करण, परिधन करण। अब इनका देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि परि उपसर्ग के बाद में कार यानी कह सकते हैं कि कृदंत धातु, कृदंत प्रत्यय आ रहा है हमारा। परि के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? कार शब्द वर्ड आ रहा है, कार शब्द आ रहा है। और हमने बताया कि परि उपसर्ग के बाद में इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सा का आगम हो जाएगा दोनों पदों के बीच में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे परि, और पीछे कार आ रहा है, इस वजह से हम किसका आगम कर देंगे? सा का। और जो सा आधा है तो उसकी खड़ी पाई हटा देंगे, सा इस प्रकार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? परिष्कार। क्या हो जाएगा? परिष्कार। उसी प्रकार ये दोस्तों क्या हो जाएगा? परिष्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिष्कृत। उसी प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? परिष्कृति। उसी प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? परिष्कारक। उसी प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? परिष्करण। उसी प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका? परिष्करण। और भी हमारे रह गए हैं दोस्तों कर्ता और क्रिया। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों परिधन कर्ता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? परिष्कर्ता। क्या हो जाएगा? परिष्कर्ता। हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों परिधन क्रिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये परिष्क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? परिष्क्रिया हो जाएगा। अब देखो दोस्तों परिष्कृत, परिष्कार ये सारे वर्ड हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि परिष्क्रिया किसे बोलते हैं तो याद रखना दोस्तों ये नया शब्द है, आपके लिए इसका अर्थ जानना जरूरी है। तो किसको बोलते हैं दोस्तों? परिष्क्रिया सजावट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सजावट को बोलते हैं, या अलंकरण को बोलते हैं। अलंकरण को या सजावट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? परिष्क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगली जो व्यंजन संधि है, हमारी जो आगम व्यंजन संधि है वो है सागम व्यंजन संधि थर्ड। इसका नियम पढ़ते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत इजीली हैं, यानी सीधे सीधे हमारे पेपर में इनको पूछ लिया जाता है। और अगले नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सागम व्यंजन संधि थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों हमारा? थर्ड पॉइंट दोस्तों हमारा ये कह रहा है कि अगर सम उपसर्ग के बाद में, किस उपसर्ग के बाद में दोस्तों? थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर सम उपसर्ग के बाद में कोई भी कृदंत प्रत्यय आए, कोई भी कृदंत प्रत्यय आए दोस्तों, कोई भी क्या आए दोस्तों? कृदंत प्रत्यय, जैसे कार, कृत, कृति, कारक, करण, कर्ता, क्रिया, ये जो शब्द हैं दोस्तों अगर ये सम उपसर्ग के बाद में आते हैं तो दोस्तों दोनों पदों के बीच में किसका आगम हो जाएगा? सा का आगम हो जाएगा। सा का क्या हो जाएगा दोस्तों? आगम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं, सपोज दैट जैसे समधन,
समधनकार। जैसे फोर नेक्स्ट अगला एग्जांपल से हमारा समधनकृत। समधनकृत। नेक्स्ट अगला एग्जांपल से दोस्तों समधनकृति। समधनकृति। नेक्स्ट अगला एग्जांपल से दोस्तों समधनकारक। समधनकारक। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा समधनकरण। समधनकरण। देखो दोस्तों सम उपसर्ग के बाद में कृदंत धातु आ रही है। ये सम उपसर्ग हो गया, ये कृदंत प्रत्यय हो गई हमारी। ये सम उपसर्ग हो गया, कृदंत प्रत्यय हो गया, ये सम उपसर्ग हो गया, कृदंत प्रत्यय हो गया। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि सम उपसर्ग के बाद में इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए दोस्तों तो हमें क्या करना है, इन दोनों पदों के बीच में इस सा का आगम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ सा लिख दिया। अब दोस्तों ये माँ आ रहा है तो हमने व्यंजन संधि के पिछले नियमों में पढ़ा था कि अगर पंचमा अक्षर माँ आ जाए तो उसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अनुस्वार कर सकते हैं। तो इसके माँ के स्थान पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, अनुस्वार कर दिया। और पीछे कार आ रहा है इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सा का आगम कर दिया और पीछे क्या लिख दिया दोस्तों, कार लिख दिया। क्या बन गया हमारा, संस्कार बन गया। उसी प्रकार दोस्तों सा लिख दिया और इस माँ के स्थान पे, इस माँ के स्थान पे हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया और पीछे कृत आ रहा है इस वजह से हमने क्या कर दिया, सा का आगम कर दिया और क्या बन गया दोस्तों, संस्कृत बन गया। उसी प्रकार दोस्तों हमने सा के स्थान पे, माँ के स्थान पे क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। कृति होने की वजह से सा का आगम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, संस्कृति हो गया। उसी प्रकार इसमें संस्कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्कारक हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये संस्करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्करण। और एग्जांपल्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समधनकर्ता। समधनकर्ता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, संस्कर्ता। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों समधन क्रिया। समधन क्रिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्क्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्क्रिया हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है संस्क्रिया दोस्तों। इसका मतलब समझना होगा आपको, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है संस्क्रिया का। तो याद रखना दोस्तों, संस्क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कोई पूछे कि संस्क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो शुद्धि संस्कार को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संस्क्रिया बोलते हैं। शुद्धि संस्कार को हम क्या बोलते हैं, संस्क्रिया बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। देखो सब दोस्तों मैं आपको जो टफ वर्ड होते हैं, टफ शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं जिनके अर्थ जानना आपको आवश्यक है, उन शब्दों के मैं अर्थ भी आपको यहाँ पे साथ साथ में बताता हूँ। और देखो दोस्तों मैं एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों। आप बस बने रहिए हमारे चैनल पर, एक एक पॉइंट्स आप क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सारी हिंदी पढ़िए आप, संपूर्ण हिंदी व्याकरण आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वो भी क्रम से मिलेगी, कंप्लीटली मिलेगी। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारा अगला नियम था आगम व्यंजन संधि का, तो याद रखना दोस्तों आगम व्यंजन संधि तीन भेद होते हैं, चागम व्यंजन संधि, सागम व्यंजन संधि, सागम व्यंजन संधि। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दे कि व्यंजन संधि में किन किन वर्णों का आगम होता है तो ऑप्शन में चा सा दे दे और हा दे दे तो आपका हा सही होगा। हमारी व्यंजन संधि में तीन वर्णों का आगम होता है, चा का, सा का और सा का। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। इन्हीं आधार पर हम आगम व्यंजन संधि के तीन भेद करते हैं, चागम व्यंजन संधि, सागम व्यंजन संधि और सागम व्यंजन संधि। चागम में क्या होता है दोस्तों, स्वर के बाद में क्या आता है, छ आता है। सागम में क्या होता है दोस्तों, परी के बाद में क्या आता है, कृदंत आता है, कृदंत प्रत्यय आता है। और सागम में क्या होता है, सम के बाद में क्या आता है दोस्तों, कोई भी कृदंत प्रत्यय आता है। देखो यहाँ पा से पावन ना है, इधर सा से ये पावन ना है, इधर ये सा तो है, ये सागम में इधर सम है। इस प्रकार आप इनको याद भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये मुख्य नियम था आगम व्यंजन संधि का, ये नियम समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला नियम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट अगले नियम की तरफ चलता हूं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट अगला जो नियम है वो अगला नियम है हमारा दोस्तों दंत सकार का मूर्धन्य सकार में परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों अगला जो हमारा नियम होगा वो दंत सकार का जो अगला नियम है दोस्तों वो है हमारा दंत्य सकार का
मूर्धन्य सकार में परिवर्तन। बहुत ही अच्छा नियम है दोस्तों। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों कि दंत सकार का मूर्धन्य सकार में परिवर्तन, यानी इसके स्थान पे कौन सा वर्ड का बनना, इस सा वर्ड का बनना ही क्या कहलाता है, दंत सकार का किसमें परिवर्तन, इस सकार में परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, इस नियम में होगा। इस नियम में ये कब होता है, कैसे होता है, ये याद रखना कि इस सा के स्थान पे ये वाला सा कब होता है दोस्तों, दंत सा के स्थान पे मूर्धन्य सा किस स्थिति में होता है, वो आपको इस नियम में पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, ऐसी कंडीशंस कब पैदा होती हैं दोस्तों, ऐसी कंडीशंस जब पैदा होती हैं दोस्तों कि जब आ या आ के अलावा, जब क्या होगा दोस्तों कि जब आ या आ के अलावा कोई स्वर हो, क्या हो दोस्तों, कोई स्वर हो, यानी आ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी स्वर हो सकता है, उनका योग, यानी आ को छोड़कर बाकी की जो हमारे 9 स्वर हैं हिंदी में, उन 9 स्वरों का योग किससे हो दोस्तों, इस सा से हो, किससे हो, दंत सकार से हो, तब दंत सकार के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, तब दंत सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, तब दंत सकार के स्थान पे सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत सकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये वाला सा हो जाएगा। नियम आपको अच्छे से समझ लेना है कि आ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, उस स्थिति में क्या होगा, तब दंत सकार अगर का योग हो रहा है तो दंत सकार के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स अगर उदाहरणों की मैं बात करूं दोस्तों तो आपको समझना उदाहरण क्या है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और समझनी है दोस्तों आपको। दूसरी बात में सेकंड बात क्या समझनी है, फर्स्ट बात तो ये है हमारी, सेकंड बात मैं आपको भी समझाता हूं इसमें कि फर्स्ट नियम तो ये हमारा कह रहा है कि आ या आ के अलावा कोई स्वर आए और स्वर के बाद में क्या आए, सा आए, तो सा के स्थान पे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, दंत सा के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि सा के पश्चात यानी सा के बाद में, सा के बाद में क्या आए दोस्तों, ता थ ध ना आए, ता था ना आए, ता था ना आए, तो क्या होगा दोस्तों, सा के बाद में ता था और ना, ये 3 वर्ड आए, सा के बाद में क्या है दोस्तों, ता था और ना आए, तो दोस्तों ये तीनों की तीनों वर्ड क्रम से टा ठा डा में बदल जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जो ता होगा वो टा में बदल जाएगा और जो था होगा वो ठा में बदल जाएगा और जो ना होगा वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, डा में बदल जाएगा। ये बात भी याद रखना, ये हमारा इसी नियम से जुड़ा हुआ सेकंड नियम है, दूसरा नियम है, इसी नियम में दोस्तों याद रखना। अब देखो दोस्तों, ये नियम क्या कह रहा है हमारा, ये नियम ये कह रहा है कि इस सा के पश्चात, इस सा के पश्चात तो कहीं पर भी हो, इसमें समझना दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सा के बाद, हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं सा के बाद, ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं, बात भी समझना, हम योग चिन्ह नहीं लगाएं, कहीं पे भी सा के बाद में अगर ता था ना आए संधि करते समय दोस्तों, तब क्या होगा दोस्तों, तो सा के पश्चात अगर संधि करते समय ता था ना आ रहे हैं तो इनको ता को किस में बदल देंगे, टा में बदल देंगे, था को किस में बदल देंगे, ठा में बदल देंगे और ना को किस में बदल देंगे, ड़ा में बदल देंगे। ये बात समझना दोस्तों कि जब हम इस नियम के अकॉर्डिंग अगर संधि कर रहे हैं और दोस्तों संधि करते समय हम सा के स्थान पे सा कर रहे हैं और सा करने के पश्चात अगर पीछे ता था ना इनमें से कोई सा वर्ड भी आ रहा है तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, ता के स्थान पे टा कर देंगे, ठा के स्थान पे ठा कर देंगे, ना के स्थान पे णा कर देंगे। नियम दोनों समझ लेना दोस्तों, उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको इसको समझाता हूँ, समझना दोस्तों, बहुत अच्छे नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें दोस्तों तो हमारे इसके एग्जाम्पल्स के बहुत सारे उदाहरण है, जैसे हम कह सकते हैं नी प्लस संग, हमारा जो उदाहरण है दोस्तों वो है निसंग का। किसका उदाहरण है दोस्तों, निसंग का। देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ, फर्स्ट नियम के मैं एग्जाम्पल्स कराता हूँ दोस्तों आपको सबसे पहले, कि जैसे मान चलो दोस्तों हमारा नी प्लस संग आया, क्या आया दोस्तों, नी प्लस संग आया। अब देखो दोस्तों समझना, कौन सा स्वर है, सा से पहले ई है, छोटी ई, सा से पहले कौन सा स्वर आ रहा है, छोटी ई। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या करना है दोस्तों, अगर आ या आ के अलावा कोई भी स्वर आए, तो आ या आ तो है नहीं है, बाकी के स्वर हैं, तो सा किस में बदल जाएगा,
मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, नी और सा के स्थान पे क्या कर देंगे सा, और पीछे क्या कर देंगे गा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों निसंग। निसंग किसको बोलते हैं, किसका पर्यायवाची है निसंग, तर्कस का। किसका है दोस्तों, तर्कस का पर्यायवाची। ये भी याद रखना, साथ साथ में अपनी शब्दावली मजबूत करते चलें। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं दोस्तों वी प्लस सम, क्या लिख दूं वी प्लस सम, तो छोटी ई के बाद में क्या आ रहा है सा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों, जो सा है वो मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं अभिधन सेक, अभिधन सेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों अभिषेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभिषेक, यानी ये सा किस सा में बदल रहा है, ये सा किस में बदल रहा है, सकार में बदल रहा है। तो अभिधन सेक तो बराबर क्या हो गया अभिषेक। अभिषेक का मतलब होता है राज्य तिलक करना। क्या करना होता है दोस्तों, राज्य अभिषेक करना या राज तिलक करना ही क्या कहलाता है, अभिषेक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे अनुधन सेक, अनुधन सेक, अनुधन सेक। तो अनुधन सेक का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनुसेक हो जाएगा। तो अनुसेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोबारा पानी देना। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अनुसेक का तात्पर्य क्या होता है, अनुसेक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अनुसेक का शाब्दिक अर्थ होता है दोबारा पानी देना। यानी कोई अगर पानी मांग रहा है या किसी चीज में हम पानी दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनुसेक, यानी दोबारा जल चढ़ाना। क्या कहलाता है हमारा अनुसेक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स और भी मैं आपको लिख देता हूं, जैसे दोस्तों वी प्लस साध, वी प्लस साध, अनु प्लस संगी। बहुत सारे हमारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे हमारा एक होता है विषाद, एक होता है दोस्तों हमारा अनुसंगी, अनुसंगी। इनके अगर विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये सा है, यहाँ पे क्या कर देंगे वी कर देंगे, और सा के बाद में यहाँ पे संधि विच्छेद करते समय मैंने आपको पिछली जब स्वर संधि कराई थी मैंने आपको बताया था, हमेशा विच्छेद उस वर्ड से करना है, वर्ड को उस जगह से तोड़ना है जहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों विकार हो रहा हो। विकार इस सा में हो रहा है तो इस सा से ही तोड़ देंगे। तो ये सा किसके स्थान पे आया था, इस सा के स्थान पे आया, तो इसका क्या हो जाएगा विषाद। अब देखो दोस्तों हमने अनु को जो कुछ तो ही लिख देंगे, विकार कहाँ पे हो रहा था, इस सा में हो रहा था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सा के स्थान पे ये लिख देंगे अनुसंगी। अनुसंगी अगर आपसे कोई पूछ रहे, विषाद का मतलब जानते हैं खिन्नता होती है। क्या होती है खिन्नता, किसी से क्या हो जाना, खिन्न हो जाना, किसी के प्रति हमारा मन मुटाव हो जाना, वो हमारा क्या हो जाता है विषाद हो जाता है। अनुसंगी का मतलब होता है गहन लगाव। अगर आपसे कोई पूछे कि अनुसंगी का तात्पर्य क्या होता है, तो अनुसंगी हम किसको बोलते हैं, जिससे हमें गहन लगाव हो, जिससे हमें क्या हो दोस्तों गहन लगाव हो, बहुत ज्यादा लगाव हो, उसको हम क्या बोलते हैं अनुसंगी बोलते हैं। तो ये तो हमारे फर्स्ट नियम के उदाहरण हो गए। किसके उदाहरण हो गए दोस्तों, फर्स्ट नियम के उदाहरण हो गए। हम बात कर रहे हैं इसकी कि अगर सा के बाद में ता था ना आए तो ता के बाद में टा, था के बाद में ठा, और ना के बाद में क्या हो जाता है अणा हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए दोस्तों फर्स्ट नियम के। अब देखो दोस्तों जो फर्स्ट नियम है, ये जो सेकंड नियम है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इसको साथ में लिखा है। समझना बहुत अच्छा नियम है दोस्तों, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इस नियम को पढ़ लेंगे तो आपने इस नियम को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं लोग। स्था, सन डायरेक्टली लिख देते हैं कि स्था आ जाए सन आ जाए तो संड हो जाएगा, स्था के बाद में स्था हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर सा के बाद में क्या आ जाए, ता था ना आ जाए तो ता को टा में बदलेंगे, था को ठा में बदलेंगे, ना को अड़ा में बदलेंगे। ये नियम होता है, रियल नियम। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें संधियों में करा रहा हूँ दोस्तों, जो आपने नहीं पढ़े होंगे ये नियम। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट अगले नियम की अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट दोस्तों आक्रस, क्या आ जाए दोस्तों आक्रस, प्लस पीछे क्या आ जाए दोस्तों ता, क्या आ जाए दोस्तों ता। ये क्या नियम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सा के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों ता आ रहा है, सा के बाद में क्या आ रहा है ता आ रहा है। तो ये नहीं कह रहा है कि अगर सा के बाद में क्या आ जाए, ता था ना आ जाए, तो सा जो ता होगा वो किसमें बदल जाएगा, टा में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों आकृष्ट, सीधा सीधा लिख देंगे, बस इसमें बदलाव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ हमारा। आकृष्ट क्या हो गया दोस्तों आकृष्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं सस्त्रस्ती, क्या लिख देता हूं सस्त्रस्ती। तो देखो दोस्तों ता से पहले क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों षष्ठी, क्या हो जाएगा षष्ठी, क्या हो जाएगा दोस्तों षष्ठी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स में यहाँ पे लिख देता हूं सस प्लस थी। यहाँ पे हम टी की जगह पे हम क्या लिख दें दोस्तों, था लिख दें। इस प्रकार भी लिखते हैं हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों
षष्ठी, क्योंकि था किस में बदल गया, था में बदल गया। और जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं दोस्तों वो ये हैं दोस्तों, जैसे हमारे एग्जांपल्स पेपरों में पूछे जाते हैं इस नियम से, वो ये पूछे जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं युधि धन स्थिर, क्या लिख देते हैं, युधि धन स्थिर, प्रतिधन स्था, प्रतिधन स्था। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दिया, युधि धन स्थिर, प्रतिधन स्था। और भी एग्जांपल है दोस्तों हमारे विष प्लस नु, क्या लिख दिया दोस्तों यहाँ पे, विष प्लस नु। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों, जैसे बी प्लस सन, नी प्लस सन, नी प्लस सन, इसी के एग्जांपल्स हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें नियम मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर सा के बाद में कहीं पर भी पीछे होने चाहिए, कहीं पे भी आ जाए, तुरंत बाद की नहीं कह रहा मैं कि तुरंत बाद ही आने चाहिए। अगर सा के बाद में कहीं पे भी किसी भी शब्द में अगर ये वर्ड आ रहे हैं संधि करते समय, तो आपको ता के स्थान पे टा करना है, था के स्थान पे ठा करना है, ना के स्थान पे अणा करना है। अब देखो दोस्तों, हम इसको बनाएंगे दोस्तों, तो नियम के अकॉर्डिंग देखो दोस्तों, नियम के अकॉर्डिंग ई के बाद में क्या आ रहा है, सा। नियम, पहले नियम में चले जाइए कि ई के बाद में क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो नियम के अकॉर्डिंग देखना दोस्तों, हमने ये युद्धि लिख दिया जो कि तो ही दोस्तों, युद्धि लिख दिया हमने जो कि तो ही। अब ये स्थिर है, तो इसमें इस सा के स्थान पर हमने क्या कर दिया, सकार कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, ये सकार कर दिया। अभी हमारा मूर्धन्य सकार आ गया। अब मूर्धन्य सकार के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, जस्ट था आ रहा है। तो नियम के अकॉर्डिंग था के स्थान पे क्या कर देंगे, ठा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ठा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, युधिष्ठिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर हो जाएगा। अब देखो नियम के अकॉर्डिंग ई के बाद में सा आ रहा है, तो पहला हमारे फर्स्ट नियम को लेंगे हम प्रति। ठीक है दोस्तों, इसकी जगह पे हमने सा की जगह पे क्या कर दिया, मूर्धन्य सकार। अब मूर्धन्य सकार के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, था आ रहा है, तो था किस में बदल जाएगा, ठा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिष्ठा हो जाएगा। उसी प्रकार देखो दोस्तों, ये तो हमने जो कि तो ही लिख दिया। इस सा के बाद में ना आ रहा है, तो ना को हम किस में बदल देंगे, ड़ा में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, विष्णु हो जाएगा। उसी प्रकार देखो बी के बाद में क्या आ रहा है, सा आ रहा है, तो देखो दोस्तों बी, और सा को हमने किस में बदल दिया, इस सकार में, सा। और ये पीछे ना आ रहे हैं, तो इनको हम किस में बदल देंगे, अणा में बदल देंगे, विषण हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों ये क्या हो जाएगा, निसन्न हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको अच्छे से नियम समझ में आ गया होगा। ये दोनों नियम एक साथ चलते हैं। जब ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो इन दोनों नियमों को एक साथ चलाया जाता है कि पहले इस नियम, पहला फर्स्ट नियम लगा सा में, फिर उसके बाद में अगर सा के बाद में सकार हो जाता है, सकार मूर्धन्य हो जाता है, तो मूर्धन्य सकार के बाद में अगर ना आ रहा हो, था आ रहा हो, तो क्या हो जाएंगे, इनमें भी परिवर्तन हो जाता है दोस्तों सेकंड नियम के अंतर्गत। तो मेरे हिसाब से ये नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि री, रा और सा के बाद में, री, रा और सा के बाद में अगर कहीं पे भी ना आ जाता है तो दोस्तों हमेशा ना का मृडांक कर देते हैं। उसी प्रकार याद रखना कि सा के बाद में अगर कहीं पे ता, था, ना आ जाए तो ता को टा में बदल देंगे, था को ठा में, और ना को अणा में बदल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, अच्छे से समझ लेना। और एक बार तो याद रखना दोस्तों, दोनों नियमों में एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आ या आ के अलावा अगर कोई स्वर हो और उसके बाद में सा आ रहा हो, कौन सा सा, दंत सकार आ रहा हो, तो दंत सकार को हम मूर्धन्य सकार में बदल देते हैं। सपोज दैट अगर मूर्धन्य सकार के बाद में कहीं पर भी ता और था ना आ जाए तो क्रम से टा, ठा, ड़ा में बदल जाते हैं। ये भी याद रखना दोस्तों, दूसरा नियम भी याद रखना। अगले नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं नेक्स्ट अगला नियम बताता हूं आपको। तो दोस्तों हमारे ये जो नियम चल रहे हैं परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप बड़ी से बड़ी तैयारी कर रहे हो, भविष्य में आप तैयारी करेंगे, अगर जो करने वाले हैं और करेंगे दोस्तों, उनके लिए अति महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। अब आज जो नेक्स्ट अगला जो नियम चलेगा दोस्तों, वो नियम चलेगा ना से संबंधित नियम। जो लास्ट नियम है दोस्तों हमारा किसका, व्यंजन संधि के ना के संबंधित जो दो नियम है, जो हमारे व्यंजन संधि के अंतिम नियम है दोस्तों। हम अगले नियमों की तरफ चलते हैं हमारे। देखिए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट अगला नियम है वो है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट अगला नियम है हमारा नाका डा में परिवर्तन। जो नेक्स्ट नियम है दोस्तों,
वो क्या है? ना का। किसमें परिवर्तन दोस्तों? अणाम में परिवर्तन। कह सकते हैं दंते ना का, ये दंते है ना, लटुन सानाम दंता, और किसमें? मूर्धन्य अणाम में परिवर्तन। ये क्या हमारा? दंते वर्ण। दंते ना का दंते पंचमाक्षर है का मूर्धन्य पंचमाक्षर में परिवर्तन। मूर्धन्य पंचमाक्षर में परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि नाव का किसमें परिवर्तन दोस्तों? अणाम में परिवर्तन। तो दोस्तों नियम सुने, नियम अच्छे से सुने दोस्तों, बहुत अच्छा नियम है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग बताया था, रामायण बताया था, विष्णु बताया था, कृष्णा बताया था, ये जो वर्ड मैंने स्टार्टिंग बताए थे वो इसी नियम से बनते हैं कि ना का अणाम में परिवर्तन क्यों होता है। तो याद रखना दोस्तों, इसलिए होता है। मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखो दोस्तों कि री एक है दोस्तों हमारा रा, और एक है दोस्तों हमारा सा। अभी वही वाला नियम आ गया, मैंने बताया था सा के बाद में अगर ना आए, सा के बाद में क्या आए दोस्तों? ना आए, तो वो किसमें बदल जाता है? अणाम में बदल जाता है। वही नियम यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं कि अगर री, रा और सा, ये चार वर्ड अच्छे से समझ लेना दोस्तों। इनके बाद में कहीं पर भी क्या आ जाए दोस्तों? ना आ जाए। हम ये नहीं कह रहा तुरंत बाद आना चाहिए, कहीं पर भी आ जाए। इनके बाद में, तीनों वर्णों के बाद में अगर कहीं पे भी क्या आ रहा है दोस्तों? ये ना आ रहा हो, ये क्या आ रहा है दोस्तों? हमारा ना वर्ड आ रहा हो, तो याद रखना दोस्तों, इनके बाद में ना से पहले कहीं पे भी आ जाए। ये भी नियम याद रखना, री, रा, सा के बाद में कहीं पर भी ना आ जाए, और ये ना से तुरंत पहले भी ना हो, कहीं पर भी हो, री, रा, सा कहीं पर भी हो सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, इस ना को हम किस में बदल देते हैं? अणाम में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? अणाम में बदल देते हैं। ये बात याद रखना, बहुत अच्छा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ री धन ना, क्या लिख देता हूँ दोस्तों? री धन ना। तो ना से पहले क्या आ रहा है दोस्तों? हमारा डी आ रहा है। तो इसी नियम के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे दोस्तों? ऋण कर देंगे। ना को हम किस में बदल देंगे? अणाम में बदल देंगे। तो याद रखना दोस्तों कि इन तीनों वर्णों के बाद में, किसके बाद में? री, रा, सा के बाद में ना कहीं पर भी आ रहा हो, और ना से पहले ये तीनों वर्ड भी कहीं पर आ रहे हों, तो हम कह सकते हैं दोस्तों, कि इन वर्णों के बाद में अगर ना कहीं पर भी आए, तो याद रखना दोस्तों, ना को हम किस में बदल देंगे? इस दंते ना को हम किस में बदल देंगे? मूर्धन्य अणाम में बदल देंगे। यानी ये दोनों पंचमाक्षर है, ये दंते पंचमाक्षर है, ये मूर्धन्य पंचमाक्षर है। तो दंते पंचमाक्षर किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य पंचमाक्षर में बदल जाता है। कब? किस कंडीशन में? जब ना से पहले कहीं पर भी क्या आ रहा हो? री आ रहा हो, रा आ रहा हो, या सा आ रहा हो। सीधा सीधा नियम है, इसमें योग चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं है, बस नियम याद रखने हैं, सीधे सीधे याद रखने हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि सा के बाद में कहीं पे भी क्या आ जाए? ता, था और ना आ जाए, तो ता को किसी में बदल देंगे? टा में, और था को किसी में बदल देंगे? ठा में, और ना को किसी में बदल देंगे? अड़ा में। उसी प्रकार हम कह सकते हैं री और रा और सा के बाद में अगर कहीं पर भी ना आता है, तो इस ना को हम किसी में बदल देते हैं? अड़ा में बदल देते हैं। जैसे री प्लस ना बराबर ऋण। जैसे हमारा एक उदाहरण है दोस्तों, जैसे और भी एग्जाम्पल सुन ले लें। जैसे परी प्लस नत, परी प्लस नत। जैसे परी प्लस नाम, जैसे परी प्लस मान। देखो दोस्तों, ना से पहले क्या आ रहा है? रा। ना से पहले क्या आ रहा है? रा। या रा के बाद में क्या आ रहा है? ना। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जब रा के बाद में अगर ना आए, तो ना किस में बदल जाता है? डकार में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? परिडन। क्या हो जाएगा? परिडन। रा के बाद में ना आ रहा है दोस्तों, नियम के अकॉर्डिंग परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? परिणाम। रा के बाद में इधर ना आ रहा है, ये आ रहा पीछे। मैंने कहा कहीं पे भी ना आ सकता है, ऐसा नहीं कि रा के बाद में तुरंत ही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? परिमाण। क्या हो जाएगा इसका? परिमाण हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों कृष्ण प्लस ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कृष्णा हो जाएगा। विष प्लस नु, अभी मैंने वो एग्जांपल्स कराया था दोस्तों, विष प्लस नु, तो क्या हो जाएगा? विष्णु। क्योंकि सा के बाद में नु आ रहा है, सा के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों? न्यू आ रहा है। और भी जैसे हमारे रम धन अनेक, रम धन अनेक, रम धन अनेक।
अब देखो ना आ रहा है और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, रा आ रहा है, और रा की कहीं पे भी हो सकता है, और हम कह सकते हैं ना से पहले रा भी कहीं पर भी हो सकता है। तो इस ना को हम किस में बदल देंगे, रा में। तो क्या हो जाएगा, रमणी। क्या हो जाएगा दोस्तों, रमणीक हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों ना और ड़ा में, ना का ड़ा में परिवर्तन कब होता है दोस्तों, जब ना से पहले कहीं पर भी री रा सा आ रहे हों, तो उस कंडीशन में हम ना को किस में बदल देते हैं, अड़ा में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं दोस्तों, अड़ा में बदल देते हैं। याद रखना दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दोस्तों परिणत का मतलब क्या होता है, तो परिणत का मतलब होता है झुका हुआ। परिणत का मतलब क्या होता है, झुका हुआ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, झुका हुआ। जैसे मैं और भी एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे दोस्तों परिप्लस नाम, परिप्लस नाम तो लिख दिया मैंने, प्लस नाम, परिप्लस नद्ध, परिप्लस नद्ध। तो प्रनाम प्रे प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका परिणाम, क्योंकि इसमें आधा पा और पूरा रा आ रहा है दोस्तों, इस वजह से ना किस में बदल जाएगा, डकार में परिणाम, और ये किस में हो जाएगा, परिडंत हो जाएगा। और परिडंत का अगर मतलब पूछे आपसे, शाब्दिक अर्थ पूछे कि परिडंत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता देना है कि परिडंत का शाब्दिक अर्थ होता है बंधा हुआ। क्या होता है दोस्तों, बंधा हुआ। परिडंत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, बंधा हुआ। क्लियर। इस प्रकार दोस्तों याद रखना ये नियम। आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि अगर ना से पहले, अगर ना से पहले क्या आए दोस्तों, री आए, रा आए, सा आए, तो इस ना का परिवर्तन हम किस में कर देते हैं, इस डकार में कर देते हैं। हम कुल मिला कह सकते हैं कि री, रा और सा के पश्चात अगर ना कहीं पर भी आ रहा हो, तो ना का परिवर्तन किस में कर देंगे, रा में कर देंगे। जैसे हमने एक व्यंजन संधि का उदाहरण पढ़ा था दोस्तों, राम धन अयन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था दोस्तों, राम धन अयन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आ में आ जुड़ा, तो ये पूरा क्या हो गया, दीर्घ आ हो गया, रामा। पीछे क्या आया दोस्तों, यण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये पीछे क्या हो गया, यण हो गया। तो यहाँ पे ना का ना में परिवर्तन हो गया। इसमें कौन सा नियम लगा, व्यंजन संधि का नियम लगा दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों ना से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, इधर रा आ रहा है, ना से पहले इधर क्या आ रहा है, रा आ रहा है। इस वजह से रामधन अयन का क्या हो गया, रामायण हो गया। नार प्लस अयन, नार प्लस अयन बराबर क्या हो जाएगा, नारायण। ये व्यंजन दीर्घ संधि का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे ना का किस में परिवर्तन हो रहा है, ड़ा में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, याद रखना। ऐसे जो शब्द होते हैं दोस्तों, इनमें तीन नियम, वृद्धि संधि का नियम भी काम करता है, व्यंजन संधि का नियम काम करता है, और दीर्घ संधि का नियम काम करता है। इन दोनों शब्दों में मैंने पहले समझा दिए हैं कि नारायण में और रामायण में दीर्घ संधि का नियम भी फॉलो होता है, वृद्धि संधि के नियम भी फॉलो होते हैं, और व्यंजन संधि के नियम भी फॉलो होते हैं। लेकिन आपको दोस्तों एक बात याद रखनी, अगर पेपर में आपसे पूछे कि रामायण में कौन सी संधि है, तो आपको दीर्घ संधि ही बतानी है। ऐसा नहीं है कि तीन संधियों के नियम फॉलो हो रहे हो और आप उस कंडीशन में तीनों संधियों में कंफ्यूज हो जाए। हमेशा ये तीनों के तीनों शब्द दीर्घ संधि के ही उदाहरण माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गए हमारे पॉइंट्स यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, नेक्स्ट अगले नियम की। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट अगला नियम चलता हूं। अगला नियम है दोस्तों हमारा ना संबंधी, ना संबंधी लोप, ना वर्ड का लोप। ना का लोप संबंधी नियम, ना का लोप संबंधी नियम। हाँ, ना का लोप संबंधी नियम, ना का लोप संबंधी नियम। ठीक है, ना का लोप संबंधी नियम अगर हम बात करें दोस्तों, तो ना के लोप संबंधी नियम में समझना आपको कि किसी शब्द के बाद में क्या आ रहा हो, ना आ रहा हो, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस योग चिन्ह से पहले क्या आ रहा हो दोस्तों, ना आ रहा हो, और इस ना के बाद में कोई भी शब्द आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, कोई भी शब्द आ जाए, तो इस ना का हम क्या कर देते हैं दोस्तों, लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। बात समझना दोस्तों। अब बात समझ गए होंगे दोस्तों। याद रखना दोस्तों कि जिन शब्दों में, जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों ना लगे हो, जैसे हम आत्मन, राजन, क्या लगे दोस्तों, राजन, युवन, ब्रह्मांड,
इन सभी वर्णों में क्या, शब्दों में क्या लगा हुआ, पीछे ना लगा हुआ, हलंत वाला ना। ये सभी शब्दों को जिनमें हलंत वाला ना लगा हुआ होता है उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तत्सम शब्द बोलते हैं। हम कुल मिला के कह सकते हैं कि हलंत वाले ना, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ऐसा तत्सम शब्द जिसमें क्या लगा हुआ, हलंत वाला ना लगा हुआ हो और उसके पीछे कोई भी शब्द आ जाए तो उस ना का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, प्राणिन, प्राणिन धन मात्र, प्राणिन धन मात्र। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों कि ना के बाद में कोई भी शब्द आ जाए तो हम इस ना का क्या कर देंगे, लोप कर देते हैं। हमेशा ये सीधा नियम है, याद रखना दोस्तों कि ना के बाद में, हलंत वाले ना के बाद में कोई भी शब्द आए बस हमें ना का क्या करना है, सीधा बात है, लोप करना है। तो हम सीधा कर देंगे प्राणिन मात्र, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राणी मात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राणी मात्र हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, युवन धन वस्था, युवन धन वस्था, युवन धन वस्था। दोस्तों बहुत अच्छा नियम है दोस्तों, युवन धन अवस्था है दोस्तों, युवन धन अवस्था, सॉरी युवन धन अवस्था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि दो नियम फॉलो हो जाते हैं, दो नियम फॉलो हो जाते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जब ना के पश्चात में कोई भी वर्ड आ जाए तो ना का लोप करेंगे। तो हमने इस ना का लोप कर दिया, क्या हो गया, युग धन अवस्था। क्या हो गया दोस्तों, ये युग धन अवस्था। अब बा में क्या आ रहा है, आ और आ दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे दोस्तों, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये कौन सी संधि का नियम काम कर गया, यहाँ पे दीर्घ आ हो जाएगा। तो कौन सी संधि नियम काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे दीर्घ संधि का नियम काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, अब ना का लोप करने के पश्चात इन दोनों वर्डों के बीच में, दोनों शब्दों के बीच में, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में कौन सा नियम काम कर रहा है, दीर्घ संधि वाला नियम काम कर रहा है। तो यहाँ पे आ और आ जुड़ के ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, युवावस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये युवावस्था हो जाएगा। क्या बन गया दोस्तों, ये युवावस्था बन गया। अब जब पेपर में दिया जाता है कि युवावस्था में कौन सी संधि है, तो स्टूडेंट यहाँ सीधे देखने से लग रहा है कि इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ा आ दिख रहा है स्पष्ट, लेकिन दोस्तों वो गलत होगा। हमेशा याद रखना कि युवावस्था में अगर आपसे संधि पूछे कि कौन सी संधि है, तो आपको हमेशा कौन सी संधि बतानी है, व्यंजन संधि बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, क्योंकि पेपरों में इसलिए पूछा जाता है कि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, जल्दीबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। युवावस्था देखा, उसमें बड़ा आ देखा, सीधे दीर्घ संधि कर देते हैं, जबकि इसमें कौन सी संधि है, युवावस्था में व्यंजन संधि ही करनी है। क्योंकि नियम भले ही हमारा दीर्घ संधि का फॉलो हो रहा है, पर वो फॉलो कब हो रहा है दोस्तों, जब हमने व्यंजन को उठाया तभी तो फॉलो हो रहा है। लेकिन ऑलरेडी इसमें युवन तो लगा हुआ है, इस वजह से व्यंजन संधि का क्या है दोस्तों, उदाहरण है। मैं और उदाहरणों की बात करूं दोस्तों, ये उदाहरण आप देख लेना, फिर उसके बाद नेक्स्ट उदाहरणों की बात करता हूं। जैसे एक और उदाहरण है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्रह्मांड। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं दोस्तों, ब्रह्मांड, और यहाँ पे क्या लिख देता हूं दोस्तों, ऋषि। ठीक है। अब नियम के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इस ना के पश्चात में कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी वर्ड शब्द आ जाए तो उस ना का हम क्या कर देते हैं, लोप। और लोप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या बन गया, ब्रह्मा, और यहाँ क्या बन गया दोस्तों, ऋषि बन गया। अब नियम के अकॉर्डिंग अगर इसको और जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ के बाद में क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो गुण संधि का नियम फॉलो हो गया। तब क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ अर हो जाता है। जब आ का मेल री से होता है तब क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और इस नियम में कौन सी नियम फॉलो हो रहा है, गुण संधि का नियम फॉलो हो रहा है। जब हम इसको जोड़ेंगे, ब्रह्मा और ऋषि को जोड़ेंगे, तो इस नियम के अकॉर्डिंग जोड़ना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मार्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्रह्मार्षि हो जाएगा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये गुण संधि से बना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि ब्रह्मार्षि में कौन सी संधि है, तो आपको व्यंजन संधि बतानी है। भले इसमें गुण संधि का नियम फॉलो हो रहा, पर वो फॉलो कब हो रहा है दोस्तों, जब हम ना को हटा रहे हैं, ना का लोप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नियम इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वर संधि के, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्वर संधि के भी नियम फॉलो होते हैं और व्यंजन संधि के भी नियम फॉलो होते हैं। तब जाके इन शब्दों की क्या होती है दोस्तों, संधि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वर्ड है दोस्तों, इसलिए पेपर में खूब पूछे जाते हैं। समझ गए दोस्तों। और एग्जाम्पल्स में इस संधि के बहुत सारे एग्जाम्पल्स में आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्या है दोस्तों। और अगले एग्जाम्पल्स में अगर बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे योगिन धनराज, ना का लोप कर देंगे, इस ना को हटा देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे, लोप। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, योगी राज। क्या हो जाएगा,
योगीराज। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ युवनधन आचार्य, युवनधन आचार्य। तो इसका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे युवा आचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, युवा आचार्य हो जाएगा, क्योंकि इस ना का लोप करते यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बड़ा आ जाएगा, तो दोनों में दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि होने के पश्चात इसमें क्या हो जाएगा, ये युवाचार्य हो जाएगा। लेकिन संधि कौन सी होगी, इसमें व्यंजन संधि ही मानी जाएगी। ऐसे वर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दीर्घ संधि से बन रहे हैं दोस्तों, लेकिन है किसके दोस्तों, उदाहरण किसके हैं दोस्तों, ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, राजन धन आज्ञा, राजन धन आज्ञा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस ना का लोप कर दिया, और यहाँ आ और बड़ा आ मिल गया, तो दीर्घ संधि के नियम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, राजाज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजाज्ञा हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, अगर किसी भी शब्द में हलंत वाला ना मिल रहा हो पीछे, और उसके बाद में अगर किसी भी शब्द का योग हो रहा हो, तो उस ना का क्या कर देंगे, हम लोप कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, लोप कर देंगे। समझना, सीधा सीधा नियम है। और इस नियम के उदाहरणों को यानी एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है। कहीं जल्दबाजी में कोई गलती नहीं कर देनी एग्जाम में, कहीं जल्दबाजी में गुण संधि कराएं या जल्दबाजी में आप दीर्घ संधि कराएं। ऐसे जो उदाहरण होंगे इनके आप संधि विच्छेद भी याद रखना, उनकी संधि भी याद रखना। और जब संधि विच्छेद करते समय आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, हमेशा ऐसे शब्दों में व्यंजन संधि बतानी है। ऐसा नहीं है कि दीर्घ संधि का और गुण संधि का अगर नियम फॉलो हो रहा है तो आप क्या कर दें दोस्तों, आप क्या कर दें, दीर्घ संधि कर दें या गुण संधि कर दें। क्लियर दोस्तों। और भी अगर एग्जाम्पल्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आत्मन धन विश्वास, आत्मन धन विश्वास। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। आत्मन में से ना हट जाएगा, आत्मविश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आत्मविश्वास हो जाएगा। राइट, क्लियर दोस्तों। इस प्रकार जो हमारी व्यंजन संधि थी, व्यंजन संधि के जितने भी नियम थे दोस्तों, हमने 5 क्लासेज में, यानी हम कह सकते हैं व्यंजन संधि से संबंधित क्लासेज कितनी हुई दोस्तों, 5 हुई। यानी हमने व्यंजन संधि को अपनी 5 क्लासेज में दोस्तों पूरा किया। कितनी क्लासेज में दोस्तों, 5 क्लासेज में पूरा किया। 5 क्लासेज में दोस्तों हमने व्यंजन संधि के प्रत्येक नियम को बारीकी से आपको समझा दिया दोस्तों, अच्छे से समझा दिया, एक एक पॉइंट आपको कवर कराया दोस्तों। मैंने छोटी सी छोटी बात यहाँ पर आपको बताई है। बस शर्त मेरी यही है कि आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कहीं पे फिर भी डाउट रहता है दोस्तों, आप कमेंट में बस बताया करें हमें, सर यहाँ पे ये डाउट है, तो हम अगली क्लास में आपको ये चीजें समझाया करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे आपको अच्छे से। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। जाते जाते बस दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि दोस्तों आप पढ़ें, और साथ साथ अपने जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी आपके दोस्त हैं, सहयोग सहपाठी हैं जो आपके साथ में या आपके कहीं टच में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी साथियों के लिए आप हमारे चैनल की लिंक अवश्य भेजा करें। हमारे चैनल को शेयर अवश्य किया करें दोस्तों, जिससे हमारे चैनल का ग्रो होगा दोस्तों, जिससे हमें पढ़ाने में भी आपको अच्छी रुचि मिलेगी और ज़्यादा पढ़ने वाले लोग होंगे। और हमारी इस मेहनत का दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता मिलेगा, तो सभी लोग इससे पढ़ पाएं, सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।